नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आईनेश 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इस बार बेहद ही खास होगा। 5 दिनों के राज्योत्सव में 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी वजह से पहले की तुलना में वृहद स्तर पर तैयारियां जारी है। कैसी है राज्योत्सव की तैयारी, क्या कुछ खास इस बार के राज्योत्सव में होगा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। इस लिहाज से भी तमाम व्यवस्था की जा रही है। मुख्य मंच की दाईं ओर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगी। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, इसलिए इस बार राज्योत्सव जो होगा वो बेहद खास होगा। राज्योत्सव के मुख्य मंच को भी 2 हिस्सों में इस बार विभाजित किया गया है। मुख्य मंच के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होगी उसके लिए व्यापक तैयारियां की गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उन्हें बैठकर सुन सकेंगे। मुख्य मंच में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, इसलिए मुख्य मंच को खासतौर पर तैयार किया गया और साथ ही साथ हजारों दर्शक जो हैं वो संगीतमय प्रस्तुतियों का आनंद ले सके, इस तरह से व्यवस्थाएं की गई। लेकिन दूसरा जो हिस्सा होगा वो शिल्पग्राम और प्रदर्शनियों का होगा, जहां पर विभागीय प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी और शिल्पग्राम का जो हिस्सा होगा वो कुछ इस तरह से होगा जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शिल्प कला, संस्कृति, परंपराओं का दर्शन जो है वो यहाँ पर आने वाले श्रोता कर सकेंगे। लेकिन विभागीय प्रदर्शनियां जो होगी वो भी बेहद खास होगी। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी होगी और 30 से अधिक स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रदर्शनी लगाई जानी उसका काम तेजी से चल रहा है और 30 से अधिक विभाग के साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसीज है उनके भी स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी जो तैयारियां हैं वो 2 हिस्सों में की जा रही है और यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर स्वास्थ्य केंद्र समेत कई आवश्यकता अनुसार निर्माण भी किए जाएंगे। राज्योत्सव का ये होगा आकर्षण। फन पार्क और मीना बाजार भी। फन पार्क में गेम जोन भी होगा। मीना बाजार में पारंपरिक झूले होंगे। फूड कोर्ट का भी किया जा रहा है निर्माण। दूसरे हिस्से में शिल्पग्राम और प्रदर्शनी होगी। प्रदेश भर के शिल्पकारों की कला होगी प्रदर्शित। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों से लैस। कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। स्वास्थ्य केंद्र भी किया जा रहा है तैयार। शासन की योजनाओं की प्रदर्शनी भी। व्यावसायिक संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी से लेकर हर दिन एक सेलिब्रिटी का परफॉर्मेंस भी राज्योत्सव को खास बनाएगा। लोगों को किसी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण भी लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि इस बार राज्योत्सव हर किसी के लिए यादगार होगा। रायपुर से आईनेश 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्योत्सव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आई है। हरी भूमि आईनेश न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में बड़ा बदलाव किया गया, जिस वजह से राज्योत्सव में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रमों में भी बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ अब नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:15 पर राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस समय सबसे बड़ी जो खबरें तलाशी जा रही हैं वो 2 विषयों के संदर्भ में है। एक नक्सल मोर्चे के संदर्भ में, दूसरा राज्योत्सव के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ अपने राज्य गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है 1 नवंबर को। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इसे भव्य स्वरूप देने के लिए प्रयत्नशील है। स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली गए थे। न केवल उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को भी इसके लिए आमंत्रित किया था जी। अब जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि प्रधानमंत्री, जिनका 2 दिन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रवास के संदर्भ में निर्धारित था, युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी चल रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। और उस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह बिहार का विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है। प्रधानमंत्री के आवास के लिए खास तौर पर व्यवस्था नया रायपुर में की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे और 1 तारीख को विविध आयोजनों में शामिल होंगे। पहले तो उनका 31 तारीख को ही एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नया परिसर तैयार हुआ है नए रायपुर में, उसका उन्हें उद्घाटन करना था। फिर व्यस्तता के चलते जानकारी आई कि प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आएंगे तो सही, लेकिन
विलंब से आएंगे, इसलिए वो उद्घाटन कार्यक्रम जो है उसे नए सिरे से तैयार किया गया और वो 1 तारीख को प्रस्तावित किया गया। तात्कालिक जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो निवास स्पीकर हाउस में बनाया गया था, जो नए रायपुर में बना है, अब उसके उपयोग की स्थितियां नहीं रह गई हैं। नए रायपुर में स्पीकर हाउस का उपयोग इस बार प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान नहीं होगा और न होने की वजह यह है कि अब जो नया कार्यक्रम बना है उसके तहत प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को रायपुर नहीं आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का रायपुर प्रवास टल गया है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय रायपुर का दौरा भी टल गया है। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय कार्यक्रम भी टल गया है। अब प्रधानमंत्री राज्योत्सव में शामिल होने के लिए तो आएंगे, लेकिन केवल 1 दिन के लिए आएंगे। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 31 अक्टूबर को रायपुर आने वाले थे राज्योत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में, अब 31 अक्टूबर की जगह वह 1 नवंबर को रायपुर आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हुआ है। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बस्तर ओलंपिक का आगाज हो चुका है, शानदार आगाज हुआ है। बस्तर ओलंपिक में खेले जाएंगे कुल मिलाकर 11 खेल। तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल शामिल है। बताते चले कि ब्लॉक से शुरू होकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिता रखी गई है। विजेता खिलाड़ी की राज्य खेल अकादमी में सीधी भर्ती होगी। 30 नवंबर को होगा बस्तर ओलंपिक का समापन। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 11 खेल इसमें शामिल हैं और बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि जो भी विजेता होगा उसका जो है सीधे तौर पर भर्ती हो जाएगा। और ये भी सामने आई है, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल इस बार शामिल है। ब्लॉक से शुरू होकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विजेता खिलाड़ी की राज्य खेल अकादमी में सीधे भर्ती होगी। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सुबह 11 बजे सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात। शाम को दिवाली मिलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं राजधानी रायपुर से। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात भी वो सुनेंगे और दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। राजधानी रायपुर से ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के कई कार्यक्रम होने वाले। राजधानी रायपुर में ही वो रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे। दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इधर दुर्ग के मेड़ेसरा में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस का समापन हो चुका है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साई ने शिरकत की। इस दौरान डेप्यूटी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। सीएम साई ने पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई और पद्मश्री उषा बारले सहित सभी कलाकारों को बधाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णुदेव साई ने कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम साई ने कहा कि बजट का आवंटन भी किया जा चुका है। वहीं बस संचालकों की हड़ताल पर उन्होंने कहा है कि जो मांगे जायज होंगी उन्हें सरकार सुनकर उनका समाधान जरूर निकालेगी। इसके अलावा उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर भी कहा है कि कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस है और सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेश भर के कलाकारों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और आज पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले और उनकी पूरी टीम के द्वारा मेड़ेसरा में ये 2 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और आज इसका समापन हुआ है। समापन समारोह में हम सब लोग भाग लिए हैं और भारी संख्या में आज कलाकार भी यहाँ पर उपस्थित हैं और कला के प्रेमी भी उपस्थित हैं। हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी वो भी उपस्थित हैं। इधर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी। संगठनों का आरोप है कि शासन की योजनाओं को लागू करने के बावजूद समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। मुख्य मांगों में धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान, सुखद और
राशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ संविदा पर कार्यरत ऑपरेटरों की नियुक्ति में भी न्याय सिद्धांत का पालन और लंबित मांगों के समाधान के लिए समिति का गठन शामिल है। आंदोलन के पहले चरण में समिति कर्मचारियों और ऑपरेटरों ने कामकाज बंद कर दिया, जिससे कि धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। खरीदी जो चालू होने वाला है शासन का, हम शासन के नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो शासन जिस भी अधिकारी को नियुक्त कर रही है समितियां में, उनका जवाबदेही तय करे कि वो धान खरीदी से उठाव तक उनका संपूर्ण जवाबदेही हो, संपूर्ण व्यवस्था का जवाबदेही हो, और यदि सुखद होता है तो उसका उनके ऊपर भी भागीदारी हो। 12 वर्षों से धान खरीदी और शासन के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें हमें पहले 12 महीना शासन के द्वारा वेतन दिया जाता था, उसे अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर हमें 6 महीना कर दिया गया है और 6 महीना हमको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। तो अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी हड़ताल पर हैं और सरकार से इनकी मांगे है कि जल्द ही मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे और भी आंदोलन करेंगे और आंदोलन का स्तर बड़े स्तर पर हो सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए इस बीच बालोद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर महामाया माइंस के पास किसानों के आंदोलन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, लाल पानी से प्रभावित किसान कर रहे हैं आंदोलन। माइंस प्रबंधन ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। 200 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पिछले 9 दिनों से आंदोलन जारी है। बताते आपको ये भी चले कि हजारों टन लौह अयस्क का कार्य प्रभावित हुआ है। रोजगार और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। खेतों में लाल पानी से फसल बर्बाद हो जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो है वो परेशान है। आप ये मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग पर ग्रामीण आ गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खेतों में लाल पानी से ग्रामीण परेशान है। बालोद का पूरा मामला है। महामाया माइंस के पास किसानों ने प्रदर्शन किया। लाल पानी से प्रभावित किसान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। माइंस प्रबंधन ने थाने में जाकर इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। महाकाल मंदिर में 3 दिन पहले संत महावीर नाथ और पुजारी प्रतिनिधि महेश पुजारी के बीच विवाद का मामला सामने आया। बताते चले कि घटना के 3 दिन बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने दोनों पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ ये अवधि दोनों ना तो मंदिर परिसर में विशेष सुविधा का लाभ ले सकेंगे और ना ही गर्भगृह तक प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोनों के बीच हुआ विवाद मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, इसीलिए ये फैसला मंदिर की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए बेहद ही आवश्यक है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो श्री महेश पुजारी जी और श्री महावीर नाथ जी जो हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का आचरण किया गया जो मंदिर की गरिमा के विपरीत है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए और जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो दोनों लोग हैं उनको मंदिर में जो विशिष्ट मार्ग हैं उनसे 15 दिवस के लिए उनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित किया गया है। और इस अवधि में उन्हें जो है मंदिर के अंदर केवल जो है सामान्य दर्शनार्थी की भांति दर्शन करने के लिए जो स्वतंत्र रहेंगे। इधर गंज बसौदा के ग्राम पंचायत मसूदपुर में शराब बिक्री से परेशान महिलाओं ने देहात थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही शराब बिक्री को तुरंत बंद करवाने की मांग रखी है। महिलाओं का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में खुलेआम शराब की बिक्री कर रही है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब जो है वो नाबालिग बच्चे भी शराब का सेवन करने लग गए हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके पति शराब खरीदने के लिए पैसे छीन लेते हैं, पैसे ना देने पर मारपीट उनके साथ करते हैं। कमाते हैं, दारू पीते हैं, हमें मारते हैं, हमारे लड़का बच्चा भूखे मारते हैं, छोटे छोटे से हैं। हाँ, खाने पीने कुछ नहीं है, बाजार जाए तो का लेके जाए। है मामला भागवती, हमारी जब परेशानी है कि
दारू बंद होना चाहिए मसीदपुर में। हम बहुत परेशान हैं, पी खा के आ रहे, हमें मार रहे हमारे काज खूब मोड़ा मोड़ी भूखों मर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। क्या समस्या है कि दारू बंद हो जाए, हमारे आधे पी खा के आ रहे ओने डरे रहे, दूसरे के काम पे भी नहीं जा सके, फोन लगा रहे उन्हें पैसा दे दी कबल ये पूरे पैसे पी गए। 500 रुपये में बताओ बच्चे हम पेट भरे उनको खाना खिलाएं तो उनको खर्चा होता। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपराधिक प्रवृत्ति या फिर हथियार आदि प्रदर्शित करने वाले युवाओं को पुलिस ने समझाइश दी। कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों ने ऐसे युवकों को बुलाकर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, कानूनी सीमाओं और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। युवाओं से सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक फैलाने के लिए करने का अनुरोध किया। साथ ही अधिकारियों की समझाइश पर युवकों ने गलती मानी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा करने की ना ठानी। ये जितने भी पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर अपराध दर्ज है और अभी भी एक्टिव हैं, उन सभी का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जा रही है, उन सभी का फाइनल बाउंड ओवर कराया जा रहा है। साथ ही इनको शपथ भी दिलाई जा रही है कि इस तरह के किसी भी अपराध में आप भविष्य में संलिप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इनको माननीय जो न्यायालय है उसके तरफ पेश भी किया जाएगा। अगर इनकी करतूतों में उसके बावजूद सुधार नहीं आता है तो जो बॉन्ड उल्लंघन की कार्रवाई है उसमें इनकी प्रतिभूति राशि को भी राजसात कराया जाएगा। इधर ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जयारोग्य अस्पताल समूह को विस्तार दिया जा रहा है। बताते हैं आपको चले कि इस निर्माण और रेनोवेशन के काम को शुरू कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन ने सरकार को 700 करोड़ का प्रस्ताव भी भेज दिया है। साथ ही साथ डेवलपमेंट कंपनी बीडीसी के प्रतिनिधियों ने अलग अलग जगहों से मिट्टी के सैंपल लिए हैं। बताते ये भी चले कि केआरएच में बिजली, फायर सर्विस, सिविल कार्य के लिए 10 से 15 करोड़ का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जीआरएमसी भवन में रेनोवेशन के लिए 4 करोड़, ट्रॉमा सेंटर के लिए 2 से लेवल 1 में उन्नयन करने के लिए 25 करोड़ की राशि मांगी गई है। इसी के तहत कॉलेज का अकेडमी भवन, टीबी अस्पताल सहित अनेक कार्यों के लिए प्रस्ताव भी भेज दिए गए। भोपाल से आई टीम का मानना यह है कि निरीक्षण में तय होगा कि भवनों का जीर्णोद्धार किया जाए या फिर रेनोवेशन हो सकता है। तो ग्वालियर का ये पूरा मामला, जहां पर निर्माण कार्यों की मजबूती की जांच पड़ताल अब होगी और प्रबंधन ने सरकार को 700 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। जांच पड़ताल की जा रही है और जीआरएम अस्पताल समूह का विस्तार होगा, रेनोवेशन किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया। अब प्रस्ताव पास होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बड़ा अच्छा एक मध्य प्रदेश शासन का एक कदम है, चल रहा है। चूँकि मैं इसी महाविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ तो काफ़ी पुराना, ये 80वां साल इसका चल रहा है। कई भवन जर्जर हो गए और विस्तार की भी आवश्यकता है। उन्हीं चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव पर बड़ी तेज़ी से कार्य हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।